हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों आज है 28 जनवरी और आज की वीडियो में हम 28 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो हमारे यूपी करंट अफेयर्स का है साप्ताहिक वीडियो वो कल यानी कि संडे को आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कल के क्वेश्चंस हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कल का, जम्मू और कश्मीर सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजित करेगी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, पहला सरस मेला। अगला है, अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर विष्णु प्रसाद को। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की जो हमारी पीडीएफ ई बुक है, अगर वो आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ ई बुक है ये जो जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की है, यानी कि लास्ट 6 मंथ की। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, भारत की। अगला है, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया। तो ध्यान रखना है ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद होगा आपको बाल कृष्ण दोषी ये वास्तुकार थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और वास्तुकला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो पहले भारतीय थे ये बालकृष्ण दोषी जिन्हें पुरस्कार ये दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, वास्तुकार थे ये। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ाई जाने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और दोस्तों जो यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो बालकृष्ण दोषी हैं इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो प्रीतिजर पुरस्कार। ध्यान रखना है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट लगाने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय लिया है असम सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 467.32 करोड़ रुपए की परिवार के साथ एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो जो जल संरक्षण योजना है ये झारखंड में शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया। तो ध्यान रखना है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाबर आजम। ध्यान रखना है अभी जो कल क्वेश्चन आपको कराया था, जस्ट अभी रिवाइज कराया, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। वहाँ पे क्या था, आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, तब ध्यान रखेंगे सूर्य कुमार यादव को। और यहाँ पे क्या है, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बाबर आजम। आईसीसी ने वर्ष 2022 के सभी अवार्ड्स विजेताओं की घोषणा की है। और जो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं बाबर आजम, इन्हें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं नेट साइवर, इनको महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। भारत के जो सूर्य कुमार यादव है, जस्ट अभी रिवाइज कराए, उनको आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, याद रखेंगे ये आईसीसी 2022 के जो अवार्ड हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, सारे याद रखने यहाँ से। अगला है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 6 लोगों को दिया गया है इस बार पद्म
दोस्तों वर्ष 2023 के जो पद्म पुरस्कार हैं उसकी घोषणा की गई है और इस बार ये अवार्ड 106 लोगों को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार हैं उसमें से कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, तो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री। इनमें से जो 6 लोग हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को, 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, कितने हैं, 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार इस लिस्ट में 19 महिलाएं भी शामिल हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही इस लिस्ट में विदेशियों, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले शामिल हैं। अभी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में इनका निधन भी हो गया। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित तो कुल 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुलायम सिंह यादव हाल ही में निधन हुआ, यूपी के ये 3 बार CM रहे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो पूर्व विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन, इनको जो है क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया। ओवरऑल यहाँ से ध्यान रखना है कि इस साल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, 106 दिए गए हैं। उनमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड शामिल है। महिलाएं कितनी हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे, 19 इसमें महिलाएं शामिल हैं। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मिस्र के साथ। दोस्तों जनवरी 2023 से जैसलमेर राजस्थान में भारतीय सेना के विशेष बलों और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, आतंकवाद, छापे और अन्य विशेष अभियानों का संचालन करते हुए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज अपनी तरह का पहला सैन्य अभ्यास है जिसमें दोनों देशों के विशेष बलों ने भाग लिया। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि जो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई है, तो भारत और मिस्र के बीच। यहीं पर दोस्तों याद होगा आपको कि इस बार जो गणतंत्रता दिवस था 26 जनवरी को, तो किस देश के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे हमारे देश में, तो वो आए थे कहाँ के, मिस्र के। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ से कि जो मिस्र के राष्ट्रपति थे और नाम क्या था, तो अब्देल फतह अल सीसी, ये जो है रहे थे 74वें गणतंत्रता दिवस की मुख्य अतिथि। ध्यान रखना इस बात को। अगला है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो को विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC, क्या है फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ सौंप दिया है। VELC इसरो के आदित्य L1 जो प्रोजेक्ट है इसरो का आदित्य L1, तो इस प्रोजेक्ट के तहत सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। अभी देखो ध्यान रखना है इस बात को कि इसरो का पहला पहला प्रोजेक्ट है आदित्य L1 जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और इसी के तहत जो है अभी क्या है, VELC जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स III ने इसरो को विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सौंपा है। ठीक है, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। ये उपकरण आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत भेजा जाने वाला सबसे बड़ा यंत्र है, एक यंत्र है VELC। इसरो का यह महत्वाकांक्षी आदित्य L1 इस वर्ष जून या जुलाई में प्रस्तावित है और VELC पेलोड को विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कैंपस में डिजाइन और तैयार किया गया जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आदित्य L1 क्या है, तो आदित्य L1 एक प्रोजेक्ट है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और इसरो के द्वारा ये जो है पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो आदित्य L1 प्रोजेक्ट है इसी के तहत VELC जो एक क्या है, एक उपकरण है जो कि आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत भेजा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है आपको।
आदित्य L1। अगला है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनको हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रभा अत्रे का जन्म कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1932 को किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके अगर अवार्डों की बात की जाए, अवार्ड्स की बात की जाए, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। उनमें से जो प्रमुख हैं जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, तो ये तीनों ही पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। 1990 में इनको पद्मश्री दिया गया, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और अभी इनको जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च करेगा? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा स्पैरो, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चैट जीपीटी नाम सुना होगा, तो इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बीच जो गूगल है इसने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। किस नाम से? तो ध्यान रखेंगे स्पैरो नाम से लॉन्च किया है। डीप माइंड गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला अपना एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट तैयार किया है। यानी अगर ये पूछा जाए कि जो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है स्पैरो नाम का, इसको किसने विकसित किया है, किसने तैयार किया है? तो ध्यान रखना है डीप माइंड गूगल की एक कंपनी है। कथित तौर से इस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? स्पैरो। तो ध्यान रखना है ये चैटबॉट है स्पैरो नाम का, जो कि चैट जीपीटी की टक्कर देने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो यही पूछा जा सकता है कि स्पैरो जो है किसका ये चैटबॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित? तो ये गूगल का है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज़्यादा चीते देने का समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों दक्षिण एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत साउथ अफ्रीका ने भारत को 100 से ज़्यादा चीते देने का समझौता किया। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल, याद होगा आप सभी को, सितंबर में नामीबिया से 8 चीते इंडिया में लाए गए थे और वो कहाँ पे रखे गए थे? तो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। तो 12 चीते लाए गए थे और अगले, यानी कि वो नामीबिया से चीते लाए गए थे और अभी जो है उसके बाद 12 चीतों का एक जत्था भारत में अगले महीने भेजा जाएगा। किसके द्वारा? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले 8 से 10 सालों तक हर साल जो है 12 चीतों को भेजने की योजना है। साउथ अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे और हर साल 12 चीता इंडिया में भेजे जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि अभी नामीबिया से मंगाए गए थे और अब जो है किस देश से भारत को चीते दिए जाएंगे? तो वो है साउथ अफ्रीका और 100 से ज़्यादा चीते यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, 27 जनवरी को। दोस्तों हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, जनवरी 1945 में, जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑस्विट्ज ब्रिकेनो की मुक्ति की याद दिलाता है। यानी 1933 से 1945 के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा प्रलय के परिणामस्वरूप 1/3 यहूदी लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों के अनगिनत सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों 1933 से 1945 के दौरान क्या हुआ, यहाँ से जो है नाजी जर्मनी द्वारा लगभग 60 लाख यहूदी लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसी की वजह से, उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण के दिवस के रूप में। अगला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास वीर गॉर्जन 2023 संपन्न हुआ?
तो जो वीर गॉर्जियन 2023 सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच जो है अभी संपन्न हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जापान में हयाकुरी एयर बेस में भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच पहले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 के रूप में आयोजित किया गया। पहली बार एक भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट विदेश में आयोजित हुई हवाई युद्ध में भारतीय दल का हिस्सा बनी। यह 12 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया और भारतीय वायुसेना दल से 4 Su-30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 विमान इसमें शामिल रहे। तो ध्यान रखना है आपको, वीर गॉर्जियन किस देश के साथ आयोजित किया गया, तो भारत और जापान की सेना के बीच। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कब से कब तक, तो 12 से 26 जनवरी 2023 तक ये आयोजित किया गया। अगला है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। दोस्तों 30वीं जो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस है ये 27 जनवरी को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई है। बाल वैज्ञानिक, स्कॉट शिक्षक, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। देश भर के 850 से अधिक छात्र कांग्रेस में अपनी अनूठी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया को आसपास के भौतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़कर स्कूलों में विज्ञान को पढ़ाने और सीखने के तरीकों में बदलाव लाना इस कांग्रेस का उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई, अहमदाबाद के साइंस सिटी में ये शुरू हुई है। तो दोस्तों ये थे 28 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। ये रहा कल का क्वेश्चन। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में शीर्ष देशों में भारत किस स्थान पर रहा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, तीसरे स्थान पर। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्स का अनावरण किस देश में किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया करो। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।